हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। आज सुबह 11 से 12 बजे का वक्त आने वाले 200 साल तक याद रखा जाएगा। वजह है ये बिल्डिंग जिसका मुआयना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने जो कहा था उससे कम वक्त में पूरा किया। सेंट्रल विस्टा की पहली इमारत आज देश के नाम कर दी गई। इस इमारत में कोई नेता नहीं बल्कि फौजी भाई अफसर रहेंगे। सेंट्रल विस्टा की पहली बिल्डिंग हमारे देश के जवानों के लिए बनाई गई। पिछले 1 साल से सेंट्रल विस्टा पर सियासत करने वाले आज बिल्कुल खामोश हैं। राहुल गांधी ने कोई बधाई नहीं दी, ममता बनर्जी चुप हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत अहम बात कही। तो आप ये नई इमारत भी देखिए और प्रधानमंत्री की बात भी सुनिए। सेंट्रल विस्टा लॉन्च हो गया है। इसकी पहली बिल्डिंग डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स 24 महीने की जगह महज 12 महीने में रेडी हो गई। यह डिफेंस कॉम्प्लेक्स दिल्ली तकनीक और सुरक्षा के इंतजाम से लैस ये हिंदुस्तान का सबसे एडवांस डिफेंस कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसी सेंट्रल विस्टा को कांग्रेस ने नेशनल कंट्रोवर्सी बनाने की पूरी कोशिश की थी। सेंट्रल विस्टा को बार बार मोदी महल कहा गया। राहुल गांधी ने एक कदम आगे बढ़कर सेंट्रल विस्टा को क्रिमिनल वेस्टेज तक करार दे दिया। देश के सबसे जरूरी प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री का ईगो बताया गया। सेंट्रल विस्टा को लेकर भ्रम फैलाने की हर संभव कोशिश की गई ताकि सेंट्रल विस्टा का काम ठप पड़ जाए। सेंट्रल विस्टा को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। आज राहुल गांधी को, कांग्रेस को, भ्रम फैलाने वाले लोगों को, एजेंडावादियों को डिफेंस कॉम्प्लेक्स देखकर अपने झूठ और प्रधानमंत्री के सच का फर्क समझ में आ गया होगा। जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का यह भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। राजधानी में आधुनिक डिफेंस एन्क्लेव के निर्माण की तरफ ये बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप है। दोनों परिसरों में हमारे जवानों और कर्मचारियों के लिए हर जरूरी सुविधा दी गई है। डिफेंस कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या है जो इसकी चर्चा वर्ल्ड लेवल तक में हो रही है? क्यों सेना के इस अभेद किले को भेदना किसी के बस में नहीं होगा? आपको एक एक डिटेल बताएंगे, बिल्डिंग के अंदर की खासियत से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि आखिर डिफेंस कॉम्प्लेक्स की जरूरत क्यों पड़ी और कब से सेना की बड़ी मांग को अनसुना किया जा रहा था। अभी तक डिफेंस से जुड़ा हमारा कामकाज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए हटबैंड से ही चल रहा था। ऐसे हटबैंड्स जिनको उस समय घोड़ों के अस्तबल और बैरकों से संबंधित जरूरतों के अनुसार बनाया गया था। आजादी के बाद के दशकों में
इनको रक्षा मंत्रालय, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के दफ्तरों के रूप में विकसित करने के लिए समय समय पर हल्की फुल्की मरम्मत हो जाती थी। कोई ऊपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था और ऐसे ही चलता रहा। इसकी जब बारीकियों के मैंने देखा तो मेरे मन में पहला विचार यह आया कि ऐसी बुरी अवस्था में हमारे इतने प्रमुख सेना के लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, वरना ये ऐसी जगह थी कि जरूर कोई इनको आलोचना करता कि भारत सरकार क्या कर रही है। लेकिन पता नहीं किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इन हटमेंट्स में आने वाली परेशानियों को भी आप लोग भली भांति जानते हैं। आज जब 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जुटे हैं, तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने हटमेंट से हो, ये कैसे संभव हो सकता है। साल 1910 में जब अंग्रेज हुकूमत ने नई राजधानी बनानी शुरू की थी तो उनकी सुरक्षा के लिए सेना लगाई गई थी, जिनके सैन्य घोड़ों के लिए अस्तबल और सैनिकों के लिए बैरक बनाए गए थे। 1927 में जब राजधानी का काम पूरा हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के बादल मंडराए। इस दौरान सैन्य अस्थायी कमान को और बड़ा कर दिया गया। तब से भारतीय सेना के अफसर यही काम कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल जैसे सीनियर अधिकारियों को जर्जर इमारतों से ही ऑपरेट करना पड़ता था। मोदी सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ सैन्य दफ्तरों को आधुनिक और एक साथ आने की परियोजना शुरू की, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। एक के बाद एक चुनौतियां आई, लेकिन कोरोना काल में भी काम नहीं रुका। लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया ठप पड़ गई थी, तब भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बिना रोके जारी रहा। सैकड़ों लोगों को सीधे रोजगार मिला। 62 एकड़ जमीन की जगह 13 एकड़ में सब कुछ तैयार किया गया और पहली बार ऐसा हुआ है जब 24 महीने का टारगेट आधे वक्त में पूरा हुआ हो। चलती हैं, कोई बात नहीं, 4-6 महीना तो देर स्वाभाविक है। हमने एक नया वर्क कल्चर सरकार में लाने का ईमानदारी से प्रयास किया है ताकि देश की संपत्ति बर्बाद न हो, समय सीमा में काम हो, निर्धारित खर्च से भी कुछ कम खर्च में क्यों न हो। ये दिखाता है कि जब नीति और नीयत साफ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास ईमानदार हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। दोनों डिफेंस कॉम्प्लेक्स को बनाने में 775 करोड़ का खर्चा आया है। दिल्ली में बने नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स की दोनों इमारतों में इंडियन आर्मी, नौसेना, एयरफोर्स, रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बल की टीम बैठेगी। अफ्रीका डिफेंस कॉम्प्लेक्स में हजारों वर्कर्स आएंगे तो हजारों गाड़ियां भी आएंगी। इसलिए खास तौर पर पजल पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे ऑटोमेटिक कार शिफ्ट हो जाएगी। नए एडवांस डिफेंस कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा पर खास तौर पर काम किया गया है। इस बिल्डिंग में देश से जुड़ी बेहद खुफिया जानकारी मौजूद रहेगी। बड़े बड़े अफसर यहां से काम करेंगे। ऐसे में हर खतरे से निपटने के लिए एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जो 24/7 इन बिल्डिंग्स की सुरक्षा करेंगे। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जैसे कि कोई गाड़ी डिफेंस कॉम्प्लेक्स में दाखिल होगी तो बाहर लगे सेंसर कैमरे में उसकी नंबर प्लेट चेक होगी। अगर कार का नंबर पहले से सिस्टम में मौजूद है तो कार को अंदर जाने की एंट्री मिलेगी, अगर नहीं तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अगर कार जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करती है तो बूम बैरियर्स उसको रोक देंगे। जो भी व्यक्ति कॉम्प्लेक्स में दाखिल होगा उसके चेहरे की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से की जाएगी। अगर व्यक्ति की पहचान नहीं होती है तो अलार्म बज उठेंगे। ये वो बी ब्लॉक है जिसका मुआयना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और सबसे पहले यहीं पर जाकर उन्होंने उद्घाटन किया।
यहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के तौर पर पूरी तैयारी की गई है। ये मेन रिसेप्शन एरिया होगा और इस बात का ध्यान रखा गया है कि यहाँ पे सेंसर्स, सीसीटीवी इक्विपमेंट्स, रिसेप्शन और यहाँ पर मॉडर्न गैजेट्स इस्तेमाल किया जाए। अगर किसी के पास कार्ड होगा तभी वो यहाँ से अंदर जा सकता है, नहीं तो उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ पर मेन एक चेक पॉइंट होगा। उसके अलावा यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के तौर पर 24 घंटे पूरी जानकारी यहाँ पर जो है वो आएगी और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा वो बताया जाएगा। उसके अलावा इंटरनेशनल बाउंड्री डायरेक्टरेट के तौर पर जो सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स हैं वो सभी यहाँ पर होंगे। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास और मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगाए गए और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है भारतीय नौसेना के लिए क्योंकि पूरी मैपिंग और जो एक एक कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी डिटेल इनके पास होती है। ये पूरा एक आधुनिक स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर अलग अलग जगहों को तैयार किया गया है। सिक्योरिटी रीजन से हम आपको ज्यादा अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये एक सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है। हमें कहा गया कि जो सीमित दायरा है वहीं तक हम आपको दिखाएं। जिस बिल्डिंग को 24 महीने में बनाने का टारगेट था उसको कैसे आधे समय यानी 12 महीने में पूरा किया गया, यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिसाल बन गया है क्योंकि इससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बहुत फायदा होगा। डिफेंस कॉम्प्लेक्स को एडवांस LGSF यानी लाइट गेज स्टील फ्रेम तकनीक से बनाया गया है। 8000 टन सीमेंट, 9000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। सोलर सिस्टम से लेकर जीरो वेस्ट कैंपस तैयार किया गया है। हमारे जवानों के लिए इतना बढ़िया सुसज्जित उनके लिए बैरक्स बन गई है, उनके लिए मेस की फैसिलिटी बन गई है, उनके लिए जिम की फैसिलिटी बन गई है। यहाँ पे बैंक भी है, यहाँ पे ATM भी है, यहाँ पे हर प्रकार के जो सुविधा चाहिए वो सारी की सारी सुविधाएं जिससे कि यहाँ पे वो लोग काम करें। और सबसे अच्छी चीज़ एक ओपन ऑफिस है, सारे के सारे कनेक्टेड ऑफिस है। यहाँ पे हमारे आर्मी, एयर, नेवी जो तमाम सारे लोग उनका आपस में समन्वय भी बहुत अच्छा बनेगा। और आगे चल करके जो हमारे डिफेंस इनक्लेव की एक कल्पना हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि जहाँ पे रक्षा मंत्रालय के जितने मंत्रालय हैं, चाहे DRDO हो, चाहे रक्षा उत्पादन विभाग हो, सारे के सारे प्लस आर्मी, एयर, नेवी के सबके जो है हेडक्वार्टर्स होंगे, वो एक बहुत बड़ा करीब 18,000 की, ये तो 7,000 ऑक्यूपेंसी बना, वो 18,000 ऑक्यूपेंसी का हमारा सेंट्रल विस्टा जहाँ पे सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस आ रहे हैं, वहाँ पे एक पूरा का पूरा इनक्लेव, रक्षा का इनक्लेव होगा। जब वो बनेगा तो उसका ये पूरा एक सपोर्ट सिस्टम देगा। ब्रिटिश टाइम में बने हटमेंट पूरी तरह से जर्जर हो गए थे, लेकिन यह कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाया गया है जिसकी 100 साल की गारंटी है और सही तरीके से मेंटेन किया गया तो 200-250 साल तक इस इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कितनी सरकारें आएंगी जाएंगी, कितने प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, कितने जनरल बनेंगे रिटायर होंगे, लेकिन सेना का शौर्य और यह डिफेंस कॉम्प्लेक्स ऐसे ही डटा रहेगा। इस डिफेंस कॉम्प्लेक्स की एक और खास बात है, इसके निर्माण में एक भी पेड़ नहीं काटा गया। पहले इस एरिया में 200 पेड़ थे, अब 300 पेड़ और लगा दिए गए। ये पूरा क्षेत्र पहले से 2 गुना हरा भरा हो गया है। आज के आधुनिक युग में सिर्फ हथियारों से बॉर्डर पर जंग नहीं होती है, बल्कि आज सबसे बड़ा खतरा साइबर वॉर का है, जो हजारों किलोमीटर से सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। ऐसे हमले से निपटने के लिए एडवांस कॉम्प्लेक्स की सख्त जरूरत थी। सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मैंने बोला, हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी पर खास ध्यान दे सकेंगे, जो कि हम वहां नहीं दे पा रहे थे। सबको मद्देनजर रखते हुए जब हम इस इलाके में पहुंचे हैं, जिसको हम रक्षा कार्यालय परिसर कह रहे हैं, आप देखिए कितनी मॉडर्न ये बिल्डिंग्स हैं, कितना मॉडर्न यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम सब एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे। अभी तक सैन्य अधिकारी अलग अलग लोकेशन में बैठते थे। अलग अलग लोकेशन में चाहे फाइल का मूवमेंट हो, लोगों का मूवमेंट हो, कोई भी जरूरत हो, सबको कनेक्ट करने के लिए काफी परेशानी आती थी। साथ में अच्छा खासा वक्त इसमें बर्बाद होता था। लेकिन अब डिफेंस कॉम्प्लेक्स में सब कुछ एक साथ होगा। 62 एकड़ जमीन में फैले तमाम दफ्तरों को 13 एकड़ में एक साथ लाया गया। ऐसे में बाकी बची जमीन का क्या होगा, वो जानिए। 50 एकड़ जमीन सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगी। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के पुराने दफ्तर, जो M ब्लॉक, A, B, E, G, H, J, L ब्लॉक में है। इसके अलावा प्लॉट नंबर 30 और प्लॉट नंबर 108 जोधपुर हाउस के ऑफिस न्यू डिफेंस कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होंगे। सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करना हो,
या फिर मिलिट्री ऑफिस को हाईटेक और साइबर अटैक प्रूफ बनाना हो, मोदी सरकार सेना की हर एक जरूरत का पूरा ख्याल रख रही है, क्योंकि जितनी मजबूत सेना होगी उतना सुरक्षित देश होगा। जिस तरह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के विरोधियों का मुंह बंद हुआ, कुछ उसी तरह गुजरात में भी प्रधानमंत्री मोदी के शुद्ध राजनीतिक प्रयोग ने आज इतिहास रच दिया। पूरी की पूरी सरकार का चेहरा बदल दिया गया। भूपेंद्र पटेल सरकार का हर एक मंत्री नया है। कल तक नाराजगी का इजहार कर रहे पूर्व मंत्री भी आज मोदी के इस फैसले से संतुष्ट हैं। मोदी ने गुजरात में बदलाव की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसका एक एक सीन फुल प्रूफ था। राजेंद्र सूर्य प्रसाद त्रिवेदी, ऋषिकेश भाई गणेश भाई पटेल, हूँ जितेंद्र सौजी भाई वाघाणी, हूँ पूर्णेश कुमार ईश्वरलाल मोदी। ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूके, ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूके। बैलेट 2022 के लिए 22 मंत्रियों की पूरी टीम बदल गई। गुजरात में नो रिपीट का फॉर्मूला मोदी चला। गुरुवार को गांधीनगर में न्यू ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स की नींव रखी गई। स्थापित भारत का संविधान प्रत्यय हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश, साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश। गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी मौजूद नहीं थे, मगर मोदी की छाया पूरे समारोह पर साफ दिख रही थी। गुजरात में सरकार के पट परिवर्तन की पूरी स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी। ये उसकी लिखावट में भी झलका और मंत्रिमंडल की बनावट में भी। ओ प्रदीप भाई खनाभाई परमार, हूँ अर्जुन सिंह उदय सिंह चौहान, ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूके, कायदाથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું साची श्रद्धा અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। मगर सबसे पहले वो अंडरलाइन करिए जो तारीख में दर्ज हो चुका है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार पूरी की पूरी राज्य सरकार बदल गई। पूरा मंत्रिमंडल 100% नया हो गया। शायद ये बीजेपी के राज में ही संभव था। जो मोदी की अंदाज सियासत और मजबूत नेतृत्व के दीवाने हैं, वो फिर उनके विरोधियों को चढ़ा सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। जितने भी विधायक मंत्री बन रहे हैं, उतने लोगों को, उनके समर्थकों को जैसे ही खबर लगी है गांधीनगर के इस इलाके में पहुंच रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ पहुंच रहे हैं। सारे नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। मुख्यमंत्री भी नए और उनके मंत्री भी नए। भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता अपने नेताओं के लिए मंत्री की बारी का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और अब वो लम्हा आ गया है जब इनके नेता मंत्री बनने वाले। अगर इस मंत्रिमंडल की बनावट पर गौर करेंगे तो जो गैर परंपरागत है, सबसे पहले उसी पर नजर जाएगी। 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्रियों ने 5-5 के जोड़े में कुल 15 मिनट में शपथ पूरी की, यानी एक बंच के शपथ में खर्च हुए कुल 3 मिनट। साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश, साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश। और मोदी ने इस मंत्रिमंडल के चुनाव में 3 ही खूबियों का पैरामीटर तय किया। नंबर 1, कम्युनिकेटर। मंत्री जनता की जबान में बोले, अपनी बात जनता तक पहुंचा सके, बयान से आम आदमी को मोटिवेट करे। नंबर 2, प्रोफेशनल। अपने महकमे की पूरी समझ हो, डेटा से हर वक्त अपडेट रहे, योजना को लेकर अफसरशाही के भरोसे ना हो। नंबर 3, लो प्रोफाइल। मंत्री आम आदमी की तरह हो, आम नेता की तरह वीआईपी ना हो, आम जनता के बीच मिक्सअप हो सके। पीएम मोदी की छाप वाले इस मंत्रिमंडल को गढ़ना आसान नहीं था, मगर मोदी जो तय कर लेते हैं करके ही मानते हैं। जाति और क्षेत्र की सच्चाई हर सूबे में सियासत की कठोर सच्चाई है। मोदी सबका साथ सबका विकास में यकीन रखते हैं, तो सबका समायोजन भी जरूरी था। जब चुनाव होते हैं तो हमारे यहाँ राजनीति हमेशा
कास्ट के ऊपर ही लड़ी जाती है। देखिए, कास्ट इक्वेशंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे हमने देखा है कि उसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। राज्य में सबसे प्रोमिनेंट जो मतदाता हैं, पाटीदार, उनके 8 उम्मीदवार हैं। देखिए, आज भी पाटीदारों का जो प्रभुत्व है वो बीजेपी के शासन में दिख रहा है। 8 पाटीदार एमएलएस को मंत्री बनाया गया है। ओबीसी, जिसमें ठाकुर, क्षत्रिय, बनिए सभी आते हैं, उनके भी 8 एमएलएस हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, क्योंकि ओबीसी का भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है गुजरात के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, SC/SC जो हैं उनमें से 2 और 3 मंत्री बनाए गए हैं। ब्राह्मण, 2 ब्राह्मणों को भी मंत्री बनाया गया है और 1 जैन कम्युनिटी से। इसके अलावा अगर हम रीजनल बैलेंस को देखें, रीजनल बैलेंस को भी मेंटेन करने की कोशिश की गई है। अब पूरे सूबा गुजरात की बिसात पर इस मंत्रिमंडल को बिछा कर देखिए। साउथ गुजरात ने बीजेपी को पिछले 2 चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें दी हैं। वहां से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं। इन मंत्रियों के नाम हैं: गणदेवी से नरेश पटेल, पार्डी से कानू देसाई, कपराड़ा से जीतू चौधरी, मजुरा से हर्ष संघवी, ओलपाड से मुकेश पटेल, सूरत से पूर्णेश मोदी, कतरगाम से वीनू मोडिया। इसके बाद गुजरात की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में सबसे अधिक सीटें हैं। कहा जाता है जो सौराष्ट्र को मैनेज कर लेगा वो गुजरात पर राज करेगा। वहां से भी 7 एमएलए को मंत्री बनाया गया है। राजकोट से अरविंद रेयानी, जामनगर से राघव जी, मोरबी से ब्रिजर मिर्जा, केशोद से देवमालम, लिंबड़ी से किरीट सिंह राणा, भावनगर महुआ से RC मकवाना, भावनगर पश्चिम से जीतू वघानी। सौराष्ट्र से ही आते हैं जयेश रादड़िया, जो अपेक्षाकृत युवा हैं। मंत्रिमंडल से हटाए जाने से सबसे अधिक नाराज थे, मगर अब सुर बदल गए हैं। तो ये बताइए जयेश भाई कि हमने देखा एक लेस नॉन पाटीदार लीडर को सरकार ने मुख्यमंत्री बना दिया और आप जैसे एक जनाधार वाले पाटीदार नेता को वो भी जो सौराष्ट्र से आता है, जहाँ बहुत क्रूशल फैक्टर है, उसे ड्रॉप कर दिया गया। क्योंकि समय समय पर सबको जिम्मेदारी मिलती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलती है और कार्यकर्ता के नाते जिसमें चीफ मिनिस्टर की जवाबदारी मिलती है, मिनिस्टर की जवाबदारी मिलती है, वो निभाते हैं। और हम सब टीम गुजरात और संगठन में टीम भाजपा बन के सब काम करते हैं। शीर्ष नेतृत्व हो या हमारा छोटा सा कार्यकर्ता हो, जो पेज समिति का हमारा प्रमुख हो, सब साथ में मिलकर टीम बन के हम काम करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है मध्य गुजरात, जो परंपरागत तौर पर कांग्रेस का गढ़ रहा है, मगर 2017 में बीजेपी जो लड़खड़ाते संभल पाई, उसके पीछे मध्य गुजरात का बेहतरीन प्रदर्शन था। लिहाजा मध्य गुजरात को खास तरजीह मिली है। निकोल से जगदीश पांचाल, हदफ मोरवा से निमिषा सुथार, असरवा से प्रदीप परमार, महमदवाद से अर्जुन सिंह चौहान, संतरामपुर से कुबेर डिंडोर, वडोदरा से मनीषा वकील, रावपुरा से राजेंद्र त्रिवेदी। राजेंद्र त्रिवेदी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर मंत्री बने हैं। वो सरकार में नंबर 2 की हैसियत में होंगे। खास बात यह कि इनका बैकग्राउंड यूपी का है। बहरहाल मंत्री बनाने में उत्तर गुजरात का भी ख्याल रखा गया। वहां से भी 3 मंत्री बनाए गए हैं। विसनगर से ऋषिकेश पटेल, प्रतिंज से गजेंद्र परमार, कंकराज से किरीट सिंह वाघेला। यह शपथ ग्रहण समारोह बुधवार की दोपहर ही होना था, मगर नो रिपीट की थियरी कुछ पुराने मंत्रियों के गले नहीं उतर रही थी। नाराज लोगों में पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी थे, मगर वो आखिरी दौर में मान गए। दरअसल उनके आगे भी डेड एंड था, वो कहीं जा नहीं सकते थे। हर शख्स के लिए शंकर सिंह वाघेला बनना आसान नहीं होता। केशु भाई पटेल को पार्टी छोड़कर हाशिए पर जाते सबने देखा है। लिहाजा नितिन पटेल न सिर्फ माने बल्कि शपथ ग्रहण समारोह में पूरे वक्त मौजूद भी रहे। हाईकमान ने नाराज नेताओं को मनाने का जिम्मा विजय रूपाणी पर ही छोड़ दिया था। पुराने लोग नाराज बताए जा रहे हैं, कई लोग आए भी नहीं। सब मिलकर के काम कर रहे हैं। संगठन और सरकार में सभी की भूमिका रहेगी। क्या इन लोगों को फिर से चुनाव में मौका मिला है, जो सीनियर मंत्री? चुनाव तो सभी मिलकर के लड़ते हैं, खाली सरकार के मंत्री नहीं, सरकार और संगठन के सभी लोग मिलकर लड़ते हैं और सब मिलकर के लड़ेंगे। लेकिन सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि पूरी की पूरी टीम चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या किसी लोकतांत्रिक पार्टी में नए नेतृत्व के विकास करने की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए? क्या सभी लोगों को सहभागिता के साथ सरकार में काम करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? और क्या ऐसा नहीं होना
आना चाहिए कि पुराने लोग नए लोगों को मिला करके सरकार के उनके अनुभव और उनकी ऊर्जा क्षमता को बढ़ा करके काम करने का प्रयास किया जाए। और उसके लिए तो ये तो स्वागत योग्य विषय है, किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में ऐसा होना स्वागत योग्य है। अगले चुनाव को देखकर ये पूरी टीम चेंज की गई है। पार्टी हमारी पिछले 3 दशकों से गुजरात की सेवा कर रही है, गुजरात की जनता का भी आशीर्वाद है और निश्चित रूप से उस आशीर्वाद को हम आगे भी प्राप्त। आखिरी सवाल सर, 1 साल ही है अब चुनाव में, ये जो मंत्री बने हैं या मुख्यमंत्री बने हैं वो जब जनता के बीच में जाएंगे तो सिर्फ उनके पास अपने काम दिखाने के लिए 1 साल रहेंगे? काम हमारा 1 साल का नहीं, हमारा 27 साल का काम है और काम की कंटिन्यूटी के ही हम वोट मांगेंगे। भूपेंद्र यादव ने जो मार्के की बात कही वो यही कि वोट 3 दशक के काम पर मांगे जाएंगे। नए लोगों को अवसर दिया गया है। जो नहीं कही वो ये कि रूपाणी सरकार के फटीग से गुजरात को उबारने के लिए मोदी ने नो रिपीट का कामयाब रास्ता खोजा। इसे ही कहते हैं विकल्प अपने भीतर से पैदा करना। गुजरात में बीजेपी ने ये करके साबित किया कि उसके पास न नेता कम है न नेतृत्व। और फिलहाल हमें रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन त्योहारों से पहले यूपी के बड़े शहरों को किस तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें बस एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।